मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको विगत टर्म में ये समुच्चय वाला पार्ट पूरा कराया। इसमें विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको आप स्वयं हल करोगे। जो आपकी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे परीक्षा कर लेना। मैं आज आपको नया चैप्टर संबंध एवं फलन शुरू करा रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, आप जरा इसको गहराई से देखें क्योंकि इसके आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप एक बार इसको समझ गए तो फिर आपको आने वाली चैप्टरों में जहाँ पर भी फलन का जिक्र आएगा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले बता दूँ संबंध क्या चीज़ है। आप जानते हैं व्यवहार में आप समाज में रहते हैं, समाज में आपके परस्पर आपसी संबंध है, आपका परिवार है, आपकी माता है, पिता है, भाई हैं, बहन हैं, ये अन्य कई रिश्तेदार हैं, आपका उनसे एक संबंध है। ऐसे ही आप अंकों के उसमें जाइएगा तो अंकों में दिखेगा, आप कहते हैं कि ये अंक बड़ा है, ये छोटा है, 3 5 से छोटा है, 12 3 से बड़ा है, या ऋण 7 ऋण 5 से छोटा है, और सो छोटा बड़ा। रेखाओं में आप देखते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा बड़ी है, ये रेखा छोटी है ना। त्रिभुज में आप देखते हैं संबंध कि वो सर्वांग सम है या समरूप है। तो संबंध जो है एक सामान्य ऐसा शब्द है जो कि नहीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है ना। अब हम गणितीय संदर्भ में यदि संबंध में चलेंगे तो गणितीय संदर्भ में जब हम इसको आपस में कहेंगे तो हम क्या करते हैं, किसी संबंध में माना कोई दो अवयव हैं तो उनके बीच जो संबंध होता है उसको हम क्या करते हैं, यदि वो दोनों अवयव जो है कि विशेष समुच्चय से संबंध रखते होंगे तो उनके कार्तीय गुणन के अवयव जो होते हैं उनके बीच के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। और उसके बाद जब उनके बीच एक सुस्पष्ट संबंध स्थापित हो जाता है ना गणितीय उसके तथ्यों के साथ में, तो हम उसको फलन कहते हैं। गणितीय रूप से हम कैसे परिभाषित करेंगे आपको मैं ये बताता हूँ। तो देखिएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी याद कीजिएगा और जरूर बार बार लिखिएगा, आपको भविष्य में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इससे आपको जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। माना कोई दो समुच्चय हैं P और Q, तो P गुणा Q बराबर होता है PQ इस प्रकार से कि P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ये है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ऐसे क्रमित युग्मों का, क्रमित युग्म माने एक क्रम से बना हुआ एक युग्म को जोड़ा है जिनमें से कि पहला अवयव पहले समुच्चय का अवयव होगा तथा दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे माना कोई समुच्चय P बराबर आपके पास 1 2 3 और समुच्चय Q बराबर आपके पास x y। समुच्चय P में देखो 3 अवयव हैं, समुच्चय Q में देखो 2 अवयव हैं। मैं P गुणा Q लिखूंगा तो P गुणा Q बराबर होगा, देखो क्या होगा, 1 x 1 y 2 x 2 y 3 x और 3 y। देखो मैंने क्या किया, इस समुच्चय को इनके बीच जोड़े बना रखे हैं दो दो अवयवों के। इन जोड़ों को बोलते हैं क्रमित युग्म, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म क्यों कहते हैं, देखो इसमें क्रम का महत्व है। हमने P इंटू Q लिखा तो P इंटू Q लिखने का मतलब है कि पहले P का अवयव और तब उसके बाद Q का अवयव रखा गया है। देख रहे हैं आप लोग, किसी भी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है पहला अवयव P का है, दूसरा अवयव क्या है, Q का है ना। इस प्रकार से हम क्रमित युग्मों के रूप में
इनको लिख देते हैं और इनको मंजिला कोष्ठ के बीच कर देंगे तो ये क्या होगा। अब देखो प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ है। एक का संबंध x से भी है तो y से भी, दो का संबंध x से भी है तो y से भी, तीन का संबंध x से भी है तो y से भी। तो इस प्रकार से हम क्रम का समुच्चय के कार्तीय गुणन को समझ सकते हैं। अब ध्यान देना है आपने कि कार्तीय समुच्चय जब हम किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं तो हमारा दो समुच्चय पी और क्यू है। पी और क्यू का गुणनफल पी इंटू क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी। इनका गुणनफल जो होता है क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात पी क्यू का गुणनफल जो है वो क्यू पी का गुणनफल नहीं होगा। जैसे माने इसी समुच्चय में मैं कहूँगा यदि क्यू गुणा पी में इसको करूँगा तो क्यू माने एक्स वाई, पी माने 1 2 3। इनका मैंने गुणनफल किया तो क्या होगा भाई, देखो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3। ध्यान देना जब अवयव लिखेंगे तो अवयवों को आप क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, और इनके बीच जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके बीच में भी कॉमा आएगा। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में जो दो अवयव है उन दोनों के बीच में भी आप कॉमा लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा इसके अवयव और इसके अवयव समान है क्या, 1x डज नॉट इक्वल टू x1, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ऐसी 1y डज नॉट इक्वल टू y1, है ना। तो ध्यान देना कि जब आप कभी भी समुच्चयों का कार्तीय गुणन करेंगे तो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में क्रम का बड़ा महत्व होता है ना। और इनके कार्तीय गुणन में हमेशा पहला अवयव पहले समुच्चय का अवयव होगा, जो क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा पहले समुच्चय का अवयव होगा, और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय का अवयव होगा। अब आता है जो क्रमित युग्म होते हैं, ये क्रमित युग्म कब समान होंगे, कब अवयवों की संख्या क्या होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 37 पे देखिए, बॉक्स में लिखा हुआ है दो क्रमित युग्म समान होते हैं दो क्रमित युग्म समान कब होंगे, देखो दोनों क्रमित युग्म समान तब होंगे जब दोनों क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव प्रथम घटक समान और द्वितीय घटक क्या हो, आपस में समान हो। माना हम कह सकते हैं कि यदि माना x y किसी एक क्रमित युग्म है, किसी एक उसका गुणनफल है, ये उसका एक क्रमित युग्म है और दूसरा एक क्रमित युग्म है ए बी, तो ये बराबर एक्स वाई बराबर ए बी होगा कब, जब x बराबर a तथा y बराबर b हो, ठीक है ना। अर्थात क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के समान और द्वितीय घटक के बराबर होगा, तभी ये दो क्रमित युग्म क्या होंगे, आपस में समान होंगे। नंबर दूसरा पहली बात। नंबर दूसरी बात, किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होती है। यदि माना किसी समुच्चय दो समुच्चय हैं ए तथा बी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर आपके पास माना पी हो तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी बराबर क्या हो, क्यू हो, इन्हीं दो समुच्चयों में, तो ए गुणा बी अर्थात दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या बराबर होती है पी इंटू क्यू। इसको ऐसे समझिए, देखिएगा माना एक समुच्चय है ए बराबर है 1 2 3, दूसरा समुच्चय बी बराबर है एक्स वाई। अब देखिएगा आप लोग मंजिला कोष्ठ बनाना, तो आप देखें समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर कितनी है 3, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी बराबर कितनी है 2, है ना। इसलिए ए गुणा बी में अवयवों की संख्या बराबर होगी 3 गुणा 2 बराबर 6। देख लो कैसे है, ए गुणा बी निकालेंगे आप। अभी मैंने यहाँ पर आपको इसी एग्जाम्पल में बता रखा, ए गुणा बी बराबर क्या होगा, ए का अवयव ए समुच्चय ए क्या है, इसके अवयव है 1 2 3, और समुच्चय बी के अवयव क्या है एक्स वाई। अब इनका कार्तीय गुणन करोगे तो क्या होगा, पहला अवयव ए का अवयव दूसरा अवयव बी का अवयव आएगा, ये जाएगा 1x 1y
2x 2y 3x 3y, है ना। अब देखो इसमें कितने अवयव हैं भाई, एक अवयव, ये पूरा क्रमिक युग्म में एक अवयव कहलाएगा, दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव, पांच अवयव और छह अवयव, कुल अवयव कितने आ गए, यानी a इंटू बी बराबर 6। तो आप देखिएगा यदि किसी दो समुच्चयों का हम कार्तीय गुणन करते हैं, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यदि माना p हो, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q हो, तो उनके गुणनफल में अवयवों की संख्या क्या होती है, p इंटू क्यू। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली चीज आती है, माना कोई दो समुच्चय हैं, उन समुच्चयों में तीसरी बात, समुच्चय ए गुणा बी में यदि कोई एक समुच्चय क्या हो, अपरिमित समुच्चय हो, ए तथा बी में कोई एक अपरिमित समुच्चय, अपरिमित जानते हैं आप, अपरिमित का मतलब बताया था मैंने, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, असंख्य अवयव हो, अनंत अवयव हो, ऐसे समुच्चय को कहते हैं हम अपरिमित समुच्चय, जिसके अवयवों की हम गणना न कर सकें, है ना। यदि कोई समुच्चय इस प्रकार से हो तो ए गुणा बी, जो इनका गुणनफल होगा भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। यदि इन दो समुच्चय ए तथा बी में यदि कोई भी एक समुच्चय ए हो चाहे बी हो, यदि वो अपरिमित समुच्चय है तो उनके गुणनफल भी क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा, अर्थात इसके अवयवों की संख्या की भी हम गणना नहीं कर सकते। जो इसका चौथा जो वो बता रखा उसने, यदि कोई तीन समुच्चय हैं, ए इंटू ए उसने कहा, तो इनका गुणनफल एक क्रमिक चित्रक होता है ना, जिसको हम ए कॉमा बी कॉमा सी से लिखते हैं, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू ए, है ना। इसको ए गुणा बी गुणा सी को क्रमिक चित्रक कहते हैं, और ये फिलहाल तुम्हारे पाठ्यक्रम में उसने हटा दिया है, इस पर आप फोकस नहीं करेंगे। तो आपको ये तीन गुण मैंने विशेष तौर पर बताया कि दो क्रमिक युग्मों में समान कब होंगे, जब उनके प्रथम घटक आपस में समान हो तथा द्वितीय घटक भी आपस में समान हो, संगत, अर्थात हम एक व्यापक रूप से कहेंगे उनके संगत घटक क्या हो, जब समान हो। नंबर दूसरा, कि दो समुच्चयों में यदि अवयवों की संख्या तुम्हें ज्ञात हो तो उनके गुणनफल में अवयवों की संख्या आप निकाल सकते हैं। हमने कहा जी उनके अवयवों की संख्या कितनी होगी उनके गुणनफल में, उन दोनों के अवयवों की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। और तीसरा, यदि उनमें से कोई भी एक घटक अपरिमित है तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमित होगा। अब चलिएगा आपके पास एक्सरसाइज 2.1, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा सवाल नंबर 1 में देखिएगा, यदि x, वो कह रहा दो तुमको वो दे रखे क्रमिक युग्म दे रखे x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 बराबर दे रखा तुमको 5/3 और 1/3। तो x और y ज्ञात कीजिएगा। अब देखो यदि दोनों क्रमिक युग्म समान है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, है ना। इसका क्या होगा, x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर होगा 5/3, है ना। इक्वेशन बनाइएगा, x प्लस 3 अपॉन 3 इजकल टू 5/3। मैंने सॉल्व भी किया ना, एलसीएम लिया मैंने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर की जगह 5 माइनस 3 इजकल टू 2। और मैं करूँगा y माइनस 2/3 इजकल टू रखूँगा 1/3। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3y माइनस 2/3 इजकल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल डिनोमिनेटर में, 3y इजकल टू 1 प्लस ये पक्षांतर हो गया 2 उधर चले जाएगा, 3y इजकल टू 3, देयरफॉर y इजकल टू 1, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखेंगे x बराबर आया आपके पास 2, y बराबर कितना आ गया 1। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि कोई दो क्रमिक युग्म आपको समान दिए हुए हैं तो उनके संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव का मतलब क्रमिक युग्म का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा हो, देखो यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी बराबर
3 4 5, तो ए गुणा बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, मतलब एन ए बराबर हो गए 3। ठीक है भाई। एन बी बराबर कितनी है, इसमें भी 3 अवयव दे रखे हैं, 3 4 5, उनने गणना तुम्हारे लिए छोड़ रखी यहाँ पे, है ना। ए गुणा बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऑब्वियसली जो दोनों में अवयवों की संख्या गुणनफल के बराबर, है ना, अर्थात 3 गुणा 3 बराबर 9 अवयव होंगे। सवाल नंबर 3 में कहना जी बराबर 7 8 और एच बराबर 5 4 2, दो समुच्चय दे रखे, जी एच और एच जी ज्ञात कीजिएगा। ये मैंने तुमको अभी एग्जाम्पल में बताया था, जब मैंने कहा था ए गुणा बी डज नॉट इक्वल टू बी गुणा ए, है ना। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जी एच में क्या होंगे, पहले जी के अवयव आएंगे तब एच के अवयव आएंगे, और जब एच जी करोगे तो पहले एच के अवयव आएंगे फिर जी के अवयव आएंगे। इसको भी तुम हल कर सकते हो। सवाल नंबर 4, बतलाएगा निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक में सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बना करके लिखिए। अब आपने आइडेंटिफाई करना कि जो उसने दे रखा है वो सत्य है कि नहीं है। यदि सत्य नहीं है तो सत्य बना करके देखना है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। वो कह रहा है जी पी बराबर एम इंटू एन और क्यू बराबर एन इंटू एम, माना दो समुच्चय दे रखे हैं पी और क्यू। पी के अवयव है एम इंटू एन, उनका क्रम है एम पहले तब एन है। क्यू बराबर दे रखा है एन एम, तो पी गुणा क्यू बराबर एम एन इंटू एन एम। पी गुणा क्यू बराबर एम एन इंटू एन एम। क्या ये सही है? अरे सही नहीं है तो सही क्या होगा, है भाई? ये सही नहीं है तो सही क्या होगा, इसमें देखिएगा जरा, लगाओ जरा दिमाग, इसमें क्या होना चाहिए, सही तथ्य क्या होगा, आप इसका अन्वेषण करो। देखो इसमें तुमको दे रखा है पी इंटू क्यू बराबर क्यू वो सॉरी एम इंटू एम, पी बराबर एम एन, क्यू बराबर एन एम। तो पी गुणा क्यू कैसे निकालेंगे आप लोग इसको? पी गुणा क्यू माने पहले पी क्या हुआ फिर क्यू क्या हुआ, इस तरह से आप निकालेंगे ना। और उसमें आपके क्रम जो आएंगे उनको आप परीक्षण कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे चौथे कब में एक आपको बताया तो पहला पी बराबर दे रखा तुमको एम एन, क्यू बराबर दे रखा है एन एम। तो पी गुणा क्यू बराबर कितना होगा आपके पास? देखो पी गुणा क्यू निकालिएगा भाई, क्या होगा एम एन इंटू एन एम। अब इनका गुणनफल देखो क्या होगा इसका, ये होगा पहला अवयव इसका, दूसरा अवयव इसका एम एन एम एम, फिर एन एन, फिर एन एम, ये इसका गुणनफल आएगा, है ना। अब देखिएगा वो कह रहा है क्या ये कथन सत्य है? इसका गुणनफल दे रखा है एम एन इंटू एन एम। क्या केवल ये दो ही अवयव आ रहे हैं इसमें? नहीं आ रहे हैं ना। इस प्रकार से ये कथन क्या सत्य नहीं है, सत्य कथन क्या होगा, ये होगा, इसमें ये 4 अवयव आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही दूसरे में करा है ए और बी अरिक्त समुच्चय है, तो ए गुणा बी क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार ए एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ए और बी का अरिक्त समुच्चय है, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ए गुणा बी क्रमिक युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, तो बिल्कुल एक्स वाई भी क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, एक अरिक्त समुच्चय होगा। जब उनमें कोई भी समुच्चय अरिक्त नहीं है तो उनका गुणनफल भी एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार से होगा। पहला अवयव ए का होगा और दूसरा अवयव क्या होगा, बी का होगा। बिल्कुल यदि माना यहीं पर वो उल्टा पूछ दे कि बी इंटू ए क्या होगा, बी इंटू ए क्या होगा, एक ऐसा अरिक्त समुच्चय होगा जिसका पहला अवयव बी का अवयव और दूसरा अवयव ए का अवयव होगा, है ना। तो वहाँ पर तुम कर सकते हो। सवाल नंबर 3 में कह रहा है यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4, तो ए गुणा बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। ए और बी तुमको दे रखे ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। देखिएगा कोई भी 5 माने रिक्त समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होगा, 5 होगा। और जब कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा जिसका कोई अवयव नहीं है तो वो किसी के साथ क्रमिक युग्म बनाएगा नहीं। इस प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार शून्य अवयव हो जाएंगे इसमें भी, अतः यह भी सत्य है। सवाल नंबर 5 में चलिएगा, वो 5 वाला तुम्हारे पास डिलीट कर दिया है। सवाल नंबर 6 में देखिएगा, वो तो कह रहा है
ए बराबर ए गुणा बी बराबर दे रहा तुम्हें ए एक्स ए वाई बी वाई, ए और बी ज्ञात कीजिएगा। देखो आप जानते हैं क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव क्या होते हैं, पहले समुच्चय के अवयव होते हैं, और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय के अवयव होते हैं। तो आप देखेंगे क्रमिक युग्मों के अवयवों से यहाँ आप देखेंगे ए क्या होगा, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, तथा एक्स बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू बी। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा ए बी और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई, है ना। इसको भी आप लोग कर लेंगे। सवाल नंबर 7वां, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 ए बराबर 1 2 बी बराबर 1 2 3 4 सी बराबर 5 6 डी बराबर 5 6 7 8 4 समुच्चय तुम्हें दे रखे हैं, तुम्हें सत्यापित करना है ए बराबर इतना। देखो मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं पहला वाला खंड आपको बता रहा हूँ 7वें का। वो कह रहा है ए इन के क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तुमको सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कैसे होगा देखो, ए बराबर देखो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, ए की वैल्यू है 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी का मान कितना है आपके पास 1 2 3 4, मैं इसको इस तरह से, इंटरसेक्शन सी कितना है 5 6। अब चलिए साहब बराबर कितना हो जाएगा 1 2 क्रॉस, अब यहाँ पर देखिएगा ए बी बराबर 1 2 3 4 सी बराबर 5 6, इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है नहीं है ना, तो ये क्या हो गया रिक्त समुच्चय हो गया जिसका कोई अवयव नहीं है। यहाँ पर आप फाइ नहीं लिखेंगे, फाइ लिखेंगे तो फिर इसका एक अवयव फाइ हो जाएगा, आप इसको खाली छोड़ देंगे इसका अवयव। और जब चूंकि ये यानी ये हो जाएगा 1 2 इंटू, अब मैं इसको फाइ लिख सकता हूँ, है ना। और किसी भी समुच्चय को रिक्त समुच्चय से जोड़ने पर उसका गुणनफल क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय ही आता है। किसी भी समुच्चय का ए इंटू फाइ बराबर होता है फाइ। जब से कोई अवयव नहीं तो क्रमिक युग्म कहाँ से बनेगा। अब चलिए मैं राइट हैंड साइड में चलता हूँ, राइट हैंड साइड में चलिए, ये है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। चलिए साहब ए का मान है 1 2, बी का मान है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 1 2, सी का मान कितना है 5 6। समुच्चय है यार, इसको मंजिला कोर्स में लिखेंगे, हाँ समूह 5 6। चलिए साहब इसे गुणन कीजिएगा, क्या होगा पहले समुच्चय ए है, ये दूसरा बी है, पहले ए के अवयव आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। देखो आप क्रमिक युग्मों के बीच में भी जो अवयव उनमें भी कॉमा लगाएंगे, जब ये एक क्रमिक युग्म बन जाएगा, इनके जो अवयव हैं इनके यहाँ भी आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया ए इंटू बी इंटरसेक्शन। अब आप निकालो ए इंटू सी दीजिएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये हो गया इनका गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल आ गया, ठीक है भाई। अब चलिए साहब आप इन दोनों में देखिए कोई अवयव कॉमन है, 1 1 इधर है, क्या इधर 1 1 है, नहीं है। 1 2 ये भी नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, यहाँ 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है। अर्थात जो ए गुणा बी के जो गुणनफल के जो क्रमिक युग्म थे, इनमें से कोई भी क्रमिक युग्म ए गुणा सी के क्रमिक युग्मों में नहीं है। अर्थात क्या हो गया ये फाइ, है ना। अब इसलिए लिखेंगे आप
कंडीशन 1 लिख दो, कंडीशन 2 लिख दो। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, प्रूव्ड। ये आपका सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। सवाल नंबर 8 है, वो कह रहा मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए गुणा बी लिखे तो लिख सकते हो ए गुणा बी, है ना। ए गुणा बी के कितने उप समुच्चय होंगे? देखो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो इन दोनों के गुणनफल में अवयव कितने जाएंगे? 2 दूनी 4। और मैंने आपको समुच्चय सिद्धांत के अंदर बताया किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। मैंने बताया था किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो यहाँ पर देखिएगा समुच्चय ए में अवयव है 2, समुच्चय बी में अवयव है 2, तो इन दोनों के गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, है ना। अब जो 4 समुच्चयों का, 4 अवयवों का जो ये क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनेगा, उसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे? 2 की पावर n यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4 मैंने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको भी तुम स्वयं हल कर लोगे, ठीक है भैया। सवाल नंबर 9 चलिए, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है जहाँ एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2। यदि x1 y2 z1 ए गुणा बी में है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। x y z भिन्न भिन्न अवयव है। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न देखिएगा, वो कह रहा है कि दो समुच्चय ए और बी हैं। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कह रहा हूँ, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए बराबर दे रखी तुमको 3, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी बराबर दे रखी तुमको कितनी? 2, ठीक है भाई। और ये समुच्चय जो है क्या है? x1 a y2 z1 ए गुणा बी में है ना। अब चलिएगा साहब, तो कह रहे एक्स वाई ए और बी को ज्ञात कीजिएगा, है ना। तथा लिखो x1 y2 z1 ए गुणा बी बिलोंग्स टू ए गुणा बी। इसका मतलब है इम्प्लॉइज दैट एक्स वाई जेड पहले अवयव जो होंगे क्या होंगे? ये ए के अवयव होंगे, बिलोंग्स टू ए होगा। तथा दूसरे अवयव क्या होंगे? 1 2 1 तथा 1 2 1 बिलोंग्स टू बी, है ना। इम्प्लॉइज दैट ए बराबर क्या होगा? एक्स वाई जेड तथा बी बराबर क्या होगा? 1 2 1, ठीक है ना। अब पर शर्त क्या दे रहा है? इसमें अवयवों की संख्या 3 है, इसमें 2 है ना। अब यहाँ पर देखिए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है? एक्स वाई जेड, 3 अवयव है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तथा यहाँ पर देखिए जरा बी बराबर क्या करा? 1 2 1 3 अवयव आया है इसके, परंतु हमने तुम्हें बताया था कि किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, एक ही बार लिखा है। इसको मैं इसलिए 1 2 ही लिखूंगा, 2 अवयव लिखूंगा, है ना। तो हो गया आपके सामने ये कि ये समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 2 अवयव है तथा इस तीन समुच्चयों को ज्ञात कीजिए कह रहा हूँ, है ना। तो ये आपका उत्तर आ गया सवाल नंबर 9। ऐसी सवाल संख्या 10 है। इसमें कह रहा है कार्तीय गुणन ए गुणा बी में 9 अवयव हैं, जिनमें 0 ऋण 1 0 और 0 1 भी 2 अवयव हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिएगा तथा ए गुणा ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 0 1 और -1 0 और 0 1 ये ए गुणा ए के अवयव है। मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, बाकी तुम सॉल्यूशन देख देना। वो कह रहा है, हम कहेंगे क्योंकि एन ए गुणा ए अर्थात ए गुणा ए में अवयवों की संख्या है 9, ठीक है ना। अब चूंकि ए गुणा ए है दोनों, तो दोनों समुच्चय बराबर है, तो इसके मतलब क्या हो गई? ऐसे दोनों में अवयवों की संख्या बराबर होगी, है ना। तो यदि माना मैं कहता हूँ एन ए बराबर है एक्स, है ना, तो एन ए गुणा ए बराबर कितना होगा भाई? एक्स इंटू एक्स यानी 3 3 9, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसके मतलब
समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। अब वो 3 अवयव कौन होंगे इसको देखिएगा आप। अब अगर चूंकि ऋण 1 0 बिलोंग्स टू ए है ना, तथा 0 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। यदि ऋण 1 0 बिलोंग्स टू ए है, इट मीन इसका मतलब क्या होगा? ए के अवयव क्या होंगे भाई? अच्छा सॉरी, ए गुणा ए है ना, तो ए के अवयव क्या होगा? ए का अवयव क्या होगा? एक तो ऋण 1 होगा है ना। इसके मतलब जरा मैं दोबारा लिख सकता हूँ, तो चूंकि ऋण 1 0 तथा दोनों को एक साथ लिखता हूँ, बिलोंग्स टू ए गुणा ए। ये दोनों अवयव जो हैं ए गुणा ए के अवयव हैं। इट मीन्स क्या होगा? ऋण 1 और पहले अवयव देखो ना, ऋण 1 और 0, ये बिलोंग्स टू ए होगा, तथा दूसरे अवयव क्या है? 0 और 1, ये दे आल्सो बिलोंग्स टू ए। ये भी ए भी ए से बिलोंग करते हैं, ए भी ए से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए के अवयव क्या होंगे? ऋण 1 0 और 1 बिलोंग्स टू ए है ना। ये जो ज्ञात करना है हमने कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिएगा, इसलिए समुच्चय ए बराबर हो जाएगा ऋण 1 0 1। ये 3 अवयव समुच्चय ए के अवयव आ गए। अब वो करें इसके ए गुणा ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिएगा, तो ए गुणा ए निकालो। ए गुणा ए बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास ऋण 1 0 गुणा आगे 0 1, कितना हो जाएगा? ऋण 1 0 ऋण 1 1 सॉरी, ऋण 1 0 1 3 अवयव है इसके हैं। ऋण 1 0 1 तो होगा ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, फिर होगा ऋण 1 0, अगला अवयव हो गया ऋण 1 1, अब आएगा 0 ऋण 1, अगला हो जाएगा 0 0, अगला हो जाएगा 0 1, अगला हो जाएगा 1 ऋण 1, अगला हो जाएगा 1 0, अगला हो जाएगा 1 1। ये आ गया ए गुणा ए। अब 2 अवयव तुमको दे रखे उसने, ऋण 1 0 और 0 1। ऋण 1 0 कहाँ पर है? एक तो ये है ऋण 1 0 दे रखा तुम्हें, और एक दे रखा 0 1। 0 1 कहाँ पर? ये है ना। इसलिए ए गुणा ए के शेष अवयव क्या होंगे? इनको हटा दो, इन दोनों को, इसको देखो तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 धन 1 0 ऋण 1 0 0 0 सॉरी 1 ऋण 1 1 0 और 1 1। इस प्रकार से आपको इसके सारे अवयव मिल गए। इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म हुई। मैं आपको संबंध शुरू कराऊंगा, आप इसको पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।